बेसिक एंट्रोपी की डेफिनेशंस, एंट्रोपी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इन सब बातों को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। एंट्रोपी के जो चेंज ऑफ एंट्रोपी के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले भी हमें अच्छे से कवर। हेलो बच्चों, आज स्वागत है आपका योद्धा के इस नए सेगमेंट के अंदर, योद्धा सीरीज के अंदर। आज हम लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे, शुरू करें। चलिए, तो ये रहा पहला PYQ नीट 2019 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। देखो भाई, विजिबल रीजन के लिए बोल रहा है, विजिबल रीजन के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? विजिबल रीजन हमने भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सारी सीरीज पढ़ी है। तो विजिबल रीजन के अंदर कौन सी सीरीज आती है? बामर सीरीज, आपको याद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमें कंप्लीटली अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सी सीरीज कौन सी लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, अल्ट्रावायलेट को कौन कर रही है, बामर को कौन कर रही है, पीफंड सीरीज में कौन सी बनती है, ये सब हमें अच्छे से कवर करना है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला रिवीजन करना है, रिडबर्ग फॉर्मूला रिवीजन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बामर सीरीज। क्लियर है बात? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी ध्यान दें, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है? तो वो पड़ती कौन सी है? बामर श्रेणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फिर से नीट 2019। क्या पूछा है? 4d, 5p, 5f और 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा है, कौन कौन सा बोला है बेटा? हमसे बोला हुआ है, देखिए आप, एक तो बोला है इन्होंने कौन सा? 4d, 5p, दिस इज 4d। दूसरा कौन सा बोला है? 5p। तीसरा कौन सा बोला है? 5f। अगला कौन सा बोला है? 6p बोला है। तो 4d, देखो रूल कौन सा लगाएंगे? आपको रूल याद होंगे, N+L रूल जो हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, अफबाउस रूल, N+L रूल, हंट्स रूल, पॉलीज रूल, जो रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां अगर हम N+L रूल से चेक करें तो दिस इज 4+2, ये कितना हो जाएगा? 5+1, ये हो जाएगा 5+3, ये हो जाएगा 6+1। डन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये वैल्यू हो जाएगा 7। तो ये N+L की वैल्यूज हमारे पास आ गई। जितनी ज्यादा N+L की वैल्यू होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम सबसे ज्यादा एनर्जी देखें तो किसकी? हमसे पूछा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वाला कौन है? 5f है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन है? 5f है। उसके बाद नंबर किसका आ रहा है? 6p का नंबर आ रहा है, तो सेकंड पर आ जाएगा 6p। इसके बाद बात करें तो यहाँ दोनों जगह पर N+L का वैल्यू क्या हो गया है? सेम हो गया है। तो जब N+L का वैल्यू सेम हो जाता है तो हम क्या चेक करते हैं? N को चेक करते हैं। जिसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसका N कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो 5p, इसके बाद नंबर किसका आने वाला है? 5p। और सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? 4d। सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? 4d हमारे सामने आने वाला है, देख लीजिए आप। चलिए भाई, तो ये भी हमारा क्वेश्चन, ये आपका 4d। तो इस तरह का ऑप्शन कैसा है? 5f, 6p, 5p और 4d। 5f, 6p, 5p और 4d। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? तो एनर्जी रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हमारे, वो रूल्स सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले, ये सब बहुत अच्छे से कवर करके हमें जाना है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71 और एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 175। और आपके सामने ये ऑप्शंस रखे हुए हैं। क्या क्या निकालना है हमें? प्रोटॉन्स चेक करने हैं, न्यूट्रॉन्स चेक करने हैं और इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। तो प्रोटॉन अगर आप देखोगे, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 और ये न्यूट्रल एटम है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। अगर 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। और न्यूट्रॉन हम कैसे चेक करते हैं बेटा? न्यूट्रॉन हम चेक करते हैं A-Z। तो इसके A की वैल्यू कितनी है? 175, ये रही 175, 175 और सेकेंड इज 71। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 104। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ध्यान से देखना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 71, 104, 71, 71, 104, 71 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमें बेसिक क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सब जो बेसिक पार्ट है उसको भी अच्छे से कवर करके जाना है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आप। A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. 1368 kilohertz पर एक फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। The wavelength of electromagnetic radiation emitted by a transmitter आपसे पूछा हुआ है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हम उसके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से कवर करके जाए। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा और न्यू इक्वल टू सी न्यू बार, और उसके बाद न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ये सब बहुत अच्छे से हमें कवर करके जाने हैं। टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं। बेसिक क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज, 1368 किलो हर्ट्ज। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? पूछा है हमसे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो लेमडा क्या आ जाएगा? सी बाई न्यू हमारे पास आ जाएगा, सी बाई न्यू हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बेटा? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज है। तो कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁵। ये 3 × 10⁵ अपॉन 1368। आप जब इसको सॉल्व करोगे 3 × 10⁵ और 1368 इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 219.29, 219.29। और देखो हमने स्पीड मीटर के अंदर रखी है, तो लेमडा का आंसर भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। आप थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? ऑप्शन बता रहे हैं हमें। 21.92 सेंटीमीटर ऐसा तो नहीं आ रहा, 219.3 मीटर इस तरह का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, और 219.2 मीटर ये भी दिया हुआ है, और एक और ऑप्शन 2192 मीटर। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फर्स्ट और फोर्थ तो दोनों कैंसिल हो गए हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आप अगर ध्यान से देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 219.29। अरे बात समझ में आ रही है? तो आपको कैलकुलेशन को एटलीस्ट 2 डेसिमल तक बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन वहां पर रखे जा सकते हैं। 219.3, 219.2। क्लियर है बात? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है ऑप्शन लगाते वक्त। तो फाइनल जो हमारा राउंड ऑफ करके ऑप्शन जाएगा वो है 219.3 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गई, एनर्जी के फॉर्मूले, ये सब हमें बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपका नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए भाई, कैसे चेक करना है? तो अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक को जानते हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अब इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है, लाइक आइसोटोप भी यहाँ पर एक डेफिनेशन में आता है, और आइसोबार्स भी आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, आइसोटोन्स भी आता है, आइसोबार भी आता है। तो आइसोटोप हम जानते हैं सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार जानते हैं सेम एटॉमिक मास, आइसोटोन्स जानते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोबार्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम, और आइसोस्टर जिसमें हम नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम रखते हैं। तो यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमसे पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपका नहीं है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखो Fe+2 और Mn+2, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये Fe+2 का मतलब क्या हो गया? Fe+2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Fe+2 को अगर ध्यान से देखें तो हम यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका Fe+2, तो ये हो गया आपका आर्गन। Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आपके पास क्या बचा? 4s0 और 3d6, ऐसे ही तो है। तो आपके पास 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे बेटा? 24 इलेक्ट्रॉन। 26 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बचे? 24। Mn+2 मतलब 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे? 23 बचे। एक जगह आ रहा है 24, एक जगह आ रहा है 23। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे तो करेक्ट हो गया। अगर आपको बाकी ऑप्शन चेक करने तो आप चेक कर सकते हो, लाइक O-2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन,
F माइनस 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों में ही 10-10 इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस 2 अगेन 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में, ये भी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और Mn प्लस 2 25 में से 2 गए 23, Fe प्लस 3 26 में से 3 गए, ये भी कितना 23, मतलब ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फर्स्ट वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लियर है बात? तो इनसे रिलेटेड सारी डेफिनेशन हमें अच्छे से कवर करके जानी है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखो, जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो वहां 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़े, वहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं एक एक इंफॉर्मेशन को। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। जितने भी 4d के ऑर्बिटल्स है, 4d में d में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? d में आपको पता है, d में आता है dxy, dyz आता है, dxz आता है, उसके बाद आता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब आप चाहे 4d में देखो या आप इसको 3d में, दूसरा कौन सा नाम लिया इन्होंने, 3d में देखो, 4d में देखो या 3d में देखो, क्या ये ऑर्बिटल्स के शेप सिमिलर होंगे? हमें पता है ये तो 45 डिग्री एंगल पर इनकी लोब होती है। dx स्क्वायर y स्क्वायर कैसा होता है? एक्सियल लोब होता है। और dz स्क्वायर जिसमें क्या होता है, बीच में एक सर्कल होता है। ये सारे शेप 4d और 5d के शेप बिल्कुल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इनके साइज अलग होंगे बट इनके शेप तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। क्लियर है बात? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर देखें तो ये तो करेक्ट हो गया। हमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट को बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी स्टेट। जितने भी 3d में, d में xy, dyz, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबकी एनर्जी इक्वल है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाले पर चलते हैं। द शेप्स ऑफ dxy, yz और zx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और क्या बोल रहा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। अरे ये वाले जो तीन हैं dxy, yz और zx, dxy, yz और zx, इनकी शेप कैसी होती है? इस तरह की शेप होती। dxy, yz और zx में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो कैसा होता है? 45 डिग्री के एंगल पर होता है। ये तीनों तो ऐसे होते हैं 45 डिग्री पर। लेकिन हमारा जो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर तो एक्सियल लोब है भाई, ये एक्सियल लोब है। और जो dz स्क्वायर है वो तो हम जानते हैं कैसा होता है, वो dz स्क्वायर जिसमें बीच में एक रिंग आती है, जो बिल्कुल अलग तरह की शेप हमें यहां पर दिखाता है। तो dxy, dyz, dzx, इन तीनों की शेप तो सिमिलर है बट ये दोनों की शेप सिमिलर नहीं है। तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखो गड़बड़ लिख दिया है उसने कहा द शेप ऑफ dxy, yz, zx आर ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ये बात गलत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है, करेक्ट ऑप्शन हमें बिल्कुल मिल गया है, ये रहा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाले को देखेंगे, ऑल 5 4d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। अगर 5d के सारे ऑर्बिटल को 4d के सारे ऑर्बिटल के साथ कंपेयर करूं तो शेप में तो ये सिमिलर होंगे बट साइज में ये अलग अलग होंगे, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक का वैल्यू n का 5 है, एक का वैल्यू n का 4 है। इस वजह से इनकी साइज अलग अलग होगी बट इनकी शेप क्या होगी, सिमिलर होगी। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहां बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो देखो रेडियस की अगर बात कर रहा है तो रेडियस पता है हमें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। बोहर के रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाई z, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n, और एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट, इनके रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो यहां देखेंगे तो फर्स्ट वाला रेडियस हीलियम का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 105.8, और हमसे किसका रेडियस पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लिथियम का रेडियस। ठीक है जी, हमसे लिथियम प्लस 2 का रेडियस पूछ रहा है। और सेकंड बोर ऑर्बिट है तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z2 बाई z1, इस तरीके से ये रिलेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। तो ये 105.8 अपॉन
R लिथियम प्लस 2 और इधर N1 स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर और N2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, Z2/Z1 मतलब लिथियम अपॉन हीलियम, तो लिथियम का Z3 हीलियम का Z2, डन। तो ये हो जाएगा आपका 4/9 इंटू 3/2, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से ही 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स, तो ये 2/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 ये कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 3 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 105.8 इंटू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है 158.7 पिकोमीटर, 158.7 पिकोमीटर। जितनी भी यूनिट्स हैं उनको ध्यान से देखना है कि वो यूनिट और आपके ऑप्शन की यूनिट अच्छे से मैच हो जानी चाहिए। क्लियर है बात? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन तो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट, इनके इंटर रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो नीट 2023 में पूछा गया, द रिलेशन बिटवीन एनएम को क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम की वैल्यूज को वो एनएम से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एनएम और अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज एनएम और एल के बीच में एक रिलेशन पूछा है। तो आप ध्यान से याद कीजिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की देता था। तो जितनी वैल्यूज, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होती थी उतने ही ऑर्बिटल्स होते थे और उतने ही ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते थे, ये हमने पढ़ा है। नंबर एम की वैल्यूज अगर हम देखें तो एम की वैल्यूज आपको क्या बताती थी, एम की वैल्यूज हमें उसके ओरिएंटेशंस के बारे में बताती थी कि जितनी एम की वैल्यूज होंगी उतने ही ओरिएंटेशन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो हमें पता है कि ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एल की फॉर्म में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 12 + 1 होता है। अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम की नंबर ऑफ वैल्यूज को ही तो बता रहा है। अगर जैसे मान लीजिए p है, p सबशेल है, p के लिए हम जानते हैं l का वैल्यू कितना होता है 1, अगर p के लिए l का वैल्यू 1 होता है तो m की परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, -1 0 और +1 मतलब कितनी वैल्यूज हुई, 3 वैल्यूज। तो m की p के लिए जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास 3 ही ओरिएंटेशन होंगे और 3 ही क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां पर ऑर्बिटल का नंबर ही क्या बता रहा है आपको, m की नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, m की नंबर ऑफ वैल्यूज को ही कौन रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जितनी m की नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज अगर 5 है तो 5 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है तो 10 ऑर्बिटल। इस तरीके से हमें चलना होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही क्या बता रहा है, m की नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहा है। तो nm जिसको यहां बोल दिया गया है, nm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 + 1। दोबारा सुनिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही m की नंबर ऑफ वैल्यूज को बता रहा है और m की नंबर ऑफ वैल्यूज को यहां nm से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो आप ये लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन nm को क्या बोला, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो m की नंबर ऑफ वैल्यूज ही उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती हैं। तो यहां से nm किसके इक्वल हो गया है 12 + 1। तो यहां से l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू आ जाएगी nm - 1/2, nm - 1/2। अरे क्लियर है क्या बात, कहानी समझ में आ गई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, L = nm - 1/2, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर 4 डन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो नीट 2023 में एक और क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो देखें कुछ बेसिक स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। जबकि हम जानते हैं कि एटम कितने फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, एटम बना हुआ है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। जबकि कितने बोल रहा है, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल रहा है, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो आप,
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1093 इंटू 10⁻³ अरे हमें तो पता है ना यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात बोल दी, मतलब बी तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, हमें करेक्ट ही तो पता करने हैं। चलो तीसरा, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो केमिकली जो रिएक्ट करेंगे, उनकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सारी सेम प्रॉपर्टी से होंगी, सेम होंगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, लाइक उनका बॉइलिंग पॉइंट, लाइक उनका वेपर प्रेशर, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, उनके मास पर डिपेंड करेगा। अब मास तो अलग अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी केमिकल रिएक्शन तो सेम होगी बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बोल रहा है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात। अगला पढ़ते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। नहीं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर। तो इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, ये आपके न्यूक्लियॉन्स है। ठीक, चलिए भाई ये भी गलत हो गया है, तो ए भी गलत, डी भी गलत, ये गलत। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या लिखा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल, एनसीईआरटी की लाइन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एनसीईआरटी की लाइन है जो बिल्कुल करेक्ट है, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कौन कौन सा सही हुआ, बी सही हुआ, सी सही हुआ और ई सही हुआ। तो आप ध्यान से देखो ऑप्शंस, यहां पर हम देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, बी, सी और ई, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप ओवरऑल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं तो एक या दो क्वेश्चन और हर पार्ट को टच किया हुआ है, बेसिक से बेसिक पार्ट को भी टच किया हुआ है और अच्छे से अच्छे पार्ट को भी टच किया हुआ है, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक भी गया है। तो सारे पार्ट को बहुत अच्छे से टच करके जाना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखना और ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली मैच करने हैं। क्लियर है बात, थैंक यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, तो पीवाईक्यू सीरीज से आपको समझ आएगा कि हमें बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। शुरू करें, चलिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का हमारे सामने आ रहा है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। कौन से केस में चेंज इन एंट्रोपी हमारा नेगेटिव होने वाला है, एंट्रोपी ऋणात्मक होने वाली है, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। और आपके पास ऑप्शन है, देखो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, इस बात को हम कहां से रिलेट करें, जब हम एंट्रोपी के फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं, उनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो एंट्रोपी कौन कौन से कारकों पे निर्भर करती है, एक तो ये डेल्टा एनजी की वैल्यू पे निर्भर कर रही है, फिजिकल स्टेट पर निर्भर कर रही है, प्रेशर पे निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पे निर्भर कर रही है, सॉल्यूशन की मिक्सिंग पे निर्भर कर रही है, इन सब बातों पे हमारी एंट्रोपी निर्भर करती है। अब एंट्रोपी नेगेटिव पूछ रहा है तो देख लेते हैं ऑप्शन से, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पर डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सॉलिड टू गैस, फिजिकल स्टेट बदल गई, 2H गिव्स H2, तो यहां आप इसका डेल्टा एनजी चेक कर लो, 2H गिव्स H2, इसका डेल्टा एनजी चेक कर लो, इसके डेल्टा एनजी से आपको पता चल जाएगा, इसका डेल्टा एनजी चेक करोगे तो कितना आएगा बेटा, डेल्टा एनजी आएगा -1, और डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच भी कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा, ये तो ऋणात्मक ही हुआ, तो ऑप्शन तो मिल गया हमें सेकंड ऑप्शन। चलो तीसरा चौथा ऑप्शन चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, H2O लिक्विड से कहां जा रही है, H2O गैस में जा रही है। आप देखो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, यहां भी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। एक्सपांशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपांशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम, और जब प्रेशर कम होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, प्रेशर कम तो एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब यहां भी डेल्टा एस कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अरे क्लियर है बात। तो बाकी सारे ऑप्शन में पॉजिटिव दिखा, केवल सेकंड ऑप्शन में ही हमें ये कैसा दिखा, नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो आपको एंट्रोपी के
बेसिक एंट्रोपी की डेफिनेशंस, एंट्रोपी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इन सब बातों को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। एंट्रोपी के जो चेंज ऑफ एंट्रोपी के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले भी हमें अच्छे से कवर करके जाने हैं। आपको फॉर्मूले तो वैसे खैर पता होंगे, लाइक NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, ये वाले फॉर्मूले भी अच्छे से कवर करके हमें जाने हैं। क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोल रहा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल दिया मतलब इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा है? इर्रिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इर्रिवर्सिबल है मतलब अनुत्क्रमणीय है। और कितना प्रेशर बता रहा है? 2 बार बता रहा है। वर्क डन बाय द गैस पूछा है, वर्क डन बाय द गैस पूछा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन थर्मोडाइनमिक्स में कैसा होता है? नेगेटिव। चलिए भाई, तो 1 लीटर बार की वैल्यू भी हमें बताई हुई है कितनी? 100। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास है ही से। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अरे यही तो होता है, -P एक्सटर्नल कितना वैल्यू था? एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार था। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, मतलब 0.25 में से माइनस करेंगे 0.10 या 0.1, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? माइनस, देखो ये तो 0.15 हो गया, 0.15 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा ये? इसको एक बार हम पूरा ओवरऑल अच्छे से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए भाई ध्यान से, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 0.15 ऐसा आएगा, और जब सॉल्व करोगे तो ये -0.3 आएगा। लेकिन ये वैल्यू किस में आ रही है? ये आ रही है लीटर बार। ये किस में आ रही है? लीटर बार। और 1 लीटर बार का वैल्यू पीछे दिया हुआ है, देखो आप कितना दिया हुआ है? 100 जूल। आंसर जूल में ही पूछा है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.3 इंटू 100, मतलब अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो -30 जूल। -30 जूल। प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क कैलकुलेट करते वक्त तो बहुत अच्छे से। अब देखो वर्क के भी हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े, लाइक वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन, वैक्यूम, ये सारे वर्क हमने पढ़े हैं। इर्रिवर्सिबल में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, चाहे वो आइसोथर्मल हो या कैसा भी हो। इर्रिवर्सिबल बोल रहा है मतलब -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इर्रिवर्सिबल को पहचानेंगे कैसे? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये उसका इंडिकेशन है जो आपको इर्रिवर्सिबल वर्क देता है। क्लियर है बात? तो वर्क के सारे फॉर्मूले हमें अच्छे से कवर करके जाने हैं और वर्क वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर है? तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ थर्ड ऑप्शन। आंसर हमारे पास क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी हुई है 2Cl गिव्स Cl2 और आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा। देखो 2Cl गिव्स Cl2। अब देखो ओके डन, ये 2Cl गिव्स Cl2। देखो 2Cl का मतलब क्या है? 2Cl गैस, ये 2 Cl के एटॉमिक फॉर्म है गैस की, 2 एटम्स को पास लाके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। अरे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। थर्मोकेमिस्ट्री याद कीजिए, आप याद कीजिए थर्मोकेमिस्ट्री। अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि 2 एटम हमारे पास आ रहे हैं, पास आकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। या आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो, इस रिएक्शन को अगर हम घुमा देते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम घुमा देते हैं, लाइक इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख दें, Cl2 गिव्स 2Cl गैस, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हीट ऑफ एटमाइजेशन को ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। और आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मेशन अगर इस तरीके से रिएक्शन लिखी होती तो आप इसको हीट दे करके इसको ब्रेक कर रहे हो, हीट दे के ब्रेक कर रहे हो, मतलब ये एंडोथर्मिक है। अगर ये वाली एंडोथर्मिक है, अगर इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक है, तो इसकी अपोजिट वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी, मतलब इसका डेल्टा H कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे भी सोच सकते हो कि 2 एटम से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, वैसे सोच सकते हैं। तो डेल्टा H तो यहाँ नेगेटिव हो गया। डेल्टा H को कैसे चेक करेंगे? फिर से वही फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, तो डेल्टा Ng चेक कर लो आप। इसका डेल्टा Ng चेक करोगे तो 1 - 2 कितना आ गया? -1 आ गया। और डेल्टा Ng नेगेटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा H भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा S भी नेगेटिव है, डेल्टा H भी नेगेटिव है, दोनों लेस देन 0 है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लो फटाफट से ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। डेल्टा H भी नेगेटिव, डेल्टा S भी नेगेटिव, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात?
तो ये बहुत अच्छे से हमें कवर करके जाने हैं। एंट्रोपी के फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग थर्मोकेमिस्ट्री में जितने भी हीट ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ी है वो बहुत अच्छे से कवर करके जानी है। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 × 10⁻13, टेम्परेचर 300 केल्विन है और आपसे डेल्टा G0 का वैल्यू पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन, हमें तो रिलेशन पता भी है, हम फटाफट से वो रिलेशन देख लेते हैं। डेल्टा G0 बराबर माइनस RT ln Kc, ln है तो 2.303 नहीं आएगा, लॉग होता तो 2.303 आ जाता। अब देखो यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखने की, जो इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम पर जो नॉन स्टैंडर्ड डेल्टा G होता है, इक्विलिब्रियम पर नॉन स्टैंडर्ड डेल्टा G तो 0 होता है, बट स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी वो 0 नहीं होती है। नॉन स्टैंडर्ड वाली तो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 होता है, बट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 नहीं होता है इक्विलिब्रियम पर। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज R इज 8.314 जूल की डिमांड हो गई। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्वेश्चन में हमें कितना दिया था 300 केल्विन, सिर्फ वैल्यू जमा के दिखानी है, सिर्फ वैल्यू जमा के दिखानी है आपको। चलो तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन और ये हो गया ln Kc is 2 × 10⁻13, Kc is 2 × 10⁻13। ये आंसर आपको देखना है बस। तो इस आंसर को मैच कर लेते हैं पीछे। आंसर क्या है, -8.314 300 ln 2 × 10⁻13। तो थर्ड वाले ऑप्शन में तो 4 × 10⁻13 है, फोर्थ वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो आप, फोर्थ वाले ऑप्शन में वही मिल रहा है हमें, फोर्थ वाले ऑप्शन में यही तो मिल रहा है, -8.314 RT ln Kc। क्लियर है बात। तो सिंपल क्वेश्चन, तो इस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना और ये बात ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G तो 0 होता है बट डेल्टा G0 0 नहीं होता है। डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखो कितनी सारी बातें यहां लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है, फ्री एक्सपांशन लिखा है सबसे पहली बात, फ्री एक्सपांशन। दूसरा क्या लिखा है, आइडियल गैस भी लिखा है साहब। तीसरा क्या लिखा है, एडियाबैटिक भी लिखा हुआ है। तो आपको ये कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जितनी भी कंडीशन आपने पढ़ी है, आइसोथर्मल पढ़ी, आइसोबारिक पढ़ी, एडियाबैटिक पढ़ी आपने, ये सारी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, ये सारी कंडीशंस हमारे लिए काफी ज्यादा, आइसोकोहरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, ये सारी कंडीशंस हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कंडीशन बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं, कंडीशन बेस्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आइसोकोहरिक कर देते हैं तो क्या होता है, वर्क डन 0 हो जाता है, एडियाबैटिक कर देते हैं तो Q का वैल्यू 0 हो जाता है। तो वहां से फर्स्ट लॉ के जितने भी कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर है बात। अब थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को भी, ये सारी कंडीशन इसने बोल दी है। चलो भाई, तो एडियाबैटिक है, इसका मतलब Q का वैल्यू 0 हो गया है, Q का वैल्यू तो 0 हो गया है। फ्री एक्सपांशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्री एक्सपांशन है, इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो गया है, 0। वैक्यूम में और फ्री एक्सपांशन में वर्क डन 0 होता है, Q भी 0, W भी 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन डेल्टा E बराबर Q प्लस W, यही तो होता है। तो Q भी 0, W भी 0, इसका मतलब डेल्टा E भी 0। डेल्टा E 0 मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो गया है। तो आपको ये पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है E, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब डेल्टा E 0 है तो डेफिनेटली डेल्टा T भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। डेल्टा E 0 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, मतलब E1 इक्वल्स टू E2, इसका मतलब T1 इक्वल्स टू T2, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि कौन सी गैस की बात कर रहा है, आइडियल गैस। आइडियल गैस में जो E है हमारी इंटरनल एनर्जी, वो केवल किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। तो E भी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है बात। तो डेल्टा E 0 है तो डेल्टा T भी 0 होगा। चलिए भाई देख लेते हैं ऑप्शन, Q 0, डेल्टा T 0, W 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, फोर्थ। अरे क्लियर है बात। तो ये कंडीशन बेस्ड जितने भी प्लॉट के कंक्लूजन्स हैं, जितनी भी कंडीशंस है, वो सब हमें अच्छे से कवर करके जानी। क्लियर।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर इररिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो इररिवर्सिबल एक्सपांशन की बात कर रहा है, आइडियल गैस बोल दिया है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? आइसोथर्मल। तो ध्यान से देखो, आइडियल गैस आइसोथर्मल, अरे आइडियल गैस आइसोथर्मल, आइडियल गैस आइसोथर्मल। इंटरनल एनर्जी अभी देखा था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल आइडियल के लिए जीरो, काइनेटिक डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। डेल्टा ई या डेल्टा यू, दूसरा नाम तो पता है ना, डेल्टा ई या डेल्टा यू, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ क्या बोला है, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, अरे यस और नो? इररिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस। अब एंट्रोपी की स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन देख लो भाई, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपका सिस्टम इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा? इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस। दिस इज इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होगा, इररिवर्सिबल डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होगा तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर बात करें डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो होगा तो दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम, या वी कैन से दैट इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो डेल्टा एस की टर्म है। डेल्टा जी में स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी सिस्टम भाई याद कर लो, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी अगर जीरो ही हो गया, डेल्टा जी अगर जीरो, डेल्टा जी सिस्टम अगर जीरो हो गया तो इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? तो ये कंडीशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कंडीशन याद होंगी तभी आप रिलेशन ढूंढ पाओगे। तो फिलहाल क्वेश्चन के आंसर पर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर डेल्टा यू जीरो और इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो और वी कैन से दैट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डन। तो देख लो, डेल्टा यू तो जीरो होना चाहिए, डेल्टा यू जीरो है। डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं है। फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, तो ये सब बातें हमें अच्छे से याद करनी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीट 2022 बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन? वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। अरे एरिया अंडर द कर्व, वर्क को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, वर्क को कैलकुलेट करने के थर्मोडायनेमिक्स में बहुत तरीके हैं। इरिवर्सिबल बोल दे तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो रिवर्सिबल बोले तो फिर कोई कंडीशन होगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने होगी। वहां हमें -2.303 एनआरटी लॉग V2/V1 या -2.303 एनआरटी लॉग P1/P2, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोल दे तो NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी से काम नहीं बने तो NR गामा -1 इंटू डेल्टा टी, इस तरह के फॉर्मूले, या फिर उसको प्रेशर में कन्वर्ट करके रख सकते हो आप, ये फॉर्मूले। फ्री एक्सपांशन बोल दे, वैक्यूम बोल दे तो वर्क डन जीरो। अरे क्लियर है बात? चलिए, तो यहां बात करें तो मैक्सिमम वर्क डन कैसे मिलेगा? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता, एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा। एरिया अंडर द कर्व आपको देखना पड़ेगा, जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी मैक्सिमम होगा। W यहां कैसे चेक करेंगे? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? एरिया अंडर द कर्व से चेक करेंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। चलो, तो अब फटाफट से ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, पहले ऑप्शन में ये पूरा एरिया अंडर द कर्व हमारे सामने दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया है तो यहां तो वर्क ही जीरो हो गया है। तीसरे ऑप्शन में ये रहा एरिया अंडर द कर्व, चौथे ऑप्शन में ये रहा एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किसके अंदर है? फर्स्ट वाले कर्व के अंदर। अरे फर्स्ट वाले कर्व के अंदर एरिया अंडर द कर्व बहुत ज्यादा है। सेकंड वाले में तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन ही जीरो हो गया है।
और थर्ड वाले में एरिया अंडर द कर्व कम है, फोर्थ वाले में भी कम है। सबसे ज्यादा किस में है? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले का एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम है, इसीलिए वर्क डन भी मैक्सिमम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्लियर है बात? तो वर्क से रिलेटेड सारी बातें हमें अच्छे से कवर करके जानी है, कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे, नीट 2023 में जो प्रश्न पूछा गया, बहुत ही आसान, जो हमारी कॉपीज में हमेशा लिखा रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ये तो अभी ऑप्शन तो हम देख ही लेंगे, और कौन कौन से रिलेशन होते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, ये सारी कहानी यहां से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? इधर से। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अब अगर पहला हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर, किस पर बात करें? कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई या डेल्टा यू, कुछ भी लिख सकते हो आप, पी इंटू डेल्टा वी, ऐसा हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन बदल दें, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम करते ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी, इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। कुछ भी चेंज, दोनों ही वेरिएबल हैं, वेरिएबल अगर दोनों ही वेरिएबल हैं, वी भी और पी भी, वी और पी दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यही वाला रिलेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस अंदर हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। फोर्थ वाला फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए अगर देखें तो जो रिलेशन आता है वो है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई कहो या डेल्टा यू कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई और वी कैन से दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी तो हम जानते ही हैं, डेल्टा एन जी तो हम जानते ही हैं। डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्यों भाई? चलिए एक बार इसको फटाफट से ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। डेल्टा एन जी हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अभी ये इक्वेशन पूछिए, हो सकता है कि इस साल कुछ और पूछ ले, इजी सा क्वेश्चन। चलो तो फटाफट से आंसर बता देंगे। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मुझे तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, आपको भी इसी में दिख रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें अच्छे से कवर करनी है। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आइसोथर्मल होता है तो क्या होता है, उसके फ्लॉट के कंक्लूजन क्या आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोकोहरिक होगा तो क्या होगा, उसके फ्लॉट के कंक्लूजन क्या आते हैं। आइसोकोहरिक होगा तो क्या, एडियाबैटिक होगा तो क्या आते हैं फ्लॉट के कंक्लूजन। ये सारे कंक्लूजन, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में कौन? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वैक्यूम, फ्री एक्सपांशन, क्या बोला जा रहा है। एंट्रोपी पर चले जाएं तो एंट्रोपी में भी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस विद इनिशिएशन और विदाउट इनिशिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कि अगर कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी या मैक्सिमम रैंडमनेस। फिर रैंडमनेस से कनेक्ट हो जाती है एंट्रोपी। एंट्रोपी की सारी बातें एंट्रोपी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, क्या क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हमने अभी बोले भी थे बीच में, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गिब्स एनर्जी आती है जो हमें फाइनली ये बताती है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ऐसे रिलेशंस ये सब हमें पता होने चाहिए। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में जितने भी हीट ऑफ रिएक्शंस हैं आपके, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसके बाद आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हीट ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, ये सब आपको वैल्यू, आपको इनकी डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। कब कैसे फॉर्मूले को यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हमें कवर करनी है। कंडीशन पे अभी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, आप उसमें थोड़ा सा अगर कॉमन बात देखो तो कंडीशन बेस्ड चीजें पूछी गई। आपको कंडीशन सही पता है तो आप उसके ऑप्शन पे पहुंच जाओगे कि डेल्टा यू जीरो होगा या नहीं होगा। आइडियल और आइसोथर्मल लिखा हुआ है तो डेल्टा यू डेफिनेटली जीरो होगा। ये सब बातें हमें यहाँ पर अच्छे से कवर करनी है। क्लियर है बात? मिलेंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच।